गुड आफ्टरनून। तो फिर आज हम अपना बायोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, थोड़ा प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सेल में डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सेल के अंदर एंटर ही करते हैं कि सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या। जैसे हमारा ये बॉडी है, डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ है। तो जो एक सेल होता है वो भी, उसके भी अंदर कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। सेल है, काफ़ी मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे कि नहीं होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। तो बेसिकली ये सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये कुछ अलग नहीं है। सेल होता है, सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हो लाइसोसोम्स, जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेली होता है जो सेल के अंदर मिलता है। आप सभी ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, प्लास्टिड का नेम सुना है, क्लोरोप्लास्ट का नेम सुन रखा है, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। तो आज हम कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली अगर हम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू देखें सेल ऑर्गेनेलीज में, तो इसमें बेसिकली साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की है या उसको नेम दिया है, और इसका फंक्शन क्या है। ये दो मेन क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, और बाकी का डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। फिर सेल ऑर्गेनेली के बाद हम थोड़ा डीएनए का स्टडी करेंगे कि एक्चुअली डीएनए होता क्या है। जैसे आपको लोग पूछ रहे थे डीएनए, तो आज हम डीएनए और जीन्स के बारे में, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम का बेसिकली डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली ये होते क्या हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली जो है उसको हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुना है कभी? यस सर। नहीं सुना है? हाँ, सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पहला सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं ER। क्या लिख देते हैं? ER, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, एक बात और, सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल, चलो मान लिया सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली हैं, लेकिन सेल के अंदर भी ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म। हाँ, पूरे सेल में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में ये सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? किसी ना किसी साइंटिस्ट ने की होगी। तो साइंटिस्ट का नाम है कीथ पोर्टर, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कीथ पोर्टर, ठीक है, कीथ पोर्टर। ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? कभी नाम सुना है? चलो मैं बता देता हूँ। दो टाइप्स हैं, एक को हम बोल देते हैं RER और एक को हम बोल देते हैं SER, ठीक है, RER और SER। ER का तो मतलब आप लोगों को पता है, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो R का मतलब क्या होगा फिर? ठीक है, हाँ। तो ER का मतलब सेम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R का मतलब है रफ, ठीक है। तो RER का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER क्या होगा? S फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो हैं। अब हम जनरल थोड़ा बात करते हैं। आप किसी भी चीज़ को रफ कब कहते हो? जैसे रफ का मतलब खुरदरापन। तो कब रफ चीज़ कैसे होती है? जैसे मान लो ये डेस्क है, ये डेस्क रफ कब होगी? जब इस पर कुछ ना कुछ मिट्टी आ जाए, जम जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सरफेस रफ हो चुकी है। मोबाइल की सरफेस रफ कैसे हो जाती है? जब उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको रफ बोलने का एक रीज़न है। रफ हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER वाला, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। ये जो धूल आप बोल रहे हो, वो धूल जो है उसको हम बोलेंगे राइबोसोम बायोलॉजी की भाषा में। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो सबसे पहले RER के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है, इस पे इस तरीके से छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो अब ये सरफेस रफ होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका मेन फंक्शन जो होता है, वो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस RER का। हाँ, बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये RER का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, ये RER का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसमें दूसरा टाइप कौन सा था? SER, जिसे हम बस ठीक है SER को हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं? नो राइबोसोम। इसकी सरफेस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, समझ में आया? तो RER किससे बोलेंगे? जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ किसे बोलते हैं? जिसकी सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? RER का तो हमने फंक्शन देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, SER का फंक्शन क्या होगा? SER का जो मेन फंक्शन होगा वो होगा लिपिड एंड फैट मेल्टिंग में। लिपिड एंड फैट, लिपिड अगर हम हिंदी में देखें, लिपिड का मतलब चर्बी, जैसे चर्बी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, जो हम फैट खाते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है लिपिड और फैट, लिपिड के रूप में। तो वो लिपिड की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो समझ में आया? यस सर, समझ में आया? तो ये लिपिड एंड फैट मेल्टिंग में हेल्प करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ये पहला सेल ऑर्गेनेली है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली। तो सर अगर ये सर पूरा मेल्ट कर दे तो अपन लोग मस्कुलर? पूरा नहीं मेल्ट करता, बॉडी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आया। अब इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, डिस्कवर किसने किया और कितने टाइप्स का होता है, RER क्या होता है, SER क्या होता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली था। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है हमारा, उसका हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। कल थोड़ा इसके बारे में बताया था, लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स आप सभी लोग जानते होंगे। एक नाम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो जहाँ भी मतलब आए सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इसका मतलब क्या है? वो लाइजोसोम की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की? साइंटिस्ट हैं। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियने ड्यूव, ये साइंटिस्ट का नेम है। डव नहीं, ड्यूव। ठीक है, ड्यूव, डव नहीं, DUV। हाँ, DUVE, ड्यूव। ठीक है, क्रिश्चियने ड्यूव, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। अब लाइजोसोम को हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम बोल देते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल। अब CRIS
TIANE, क्रिस्टियानी ड्यूव। ठीक है, क्रिस्टियानी डी ड्यूव कर लेना, डी और है डी ड्यूव। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, मेन बात ये आती है। तो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब सेल है, लिविंग थिंग है, एक टाइम तक काम करेगा, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है। मशीन भी क्या होती है, एक टाइम के बाद ख़राब होने लगती है ना। मोबाइल है, लैपटॉप एक टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, वो भी मशीन है। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं कुछ समय बाद वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं या ख़राब होने लगते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या करते हैं, ये जो लाइसोसोम होते हैं उन ख़राब सेल को खा लेते हैं। क्या कर देते हैं, उन ख़राब सेल को खा लेते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो उनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी माल फंक्शनिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ऐसे सेल्स जो ख़राब हो चुके हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको ये सेल्स खा लेते हैं, लाइसोसोम खा लेते हैं। ठीक है, हाँ, खुद लाइसोसोम खुद खा लेते हैं, हाँ, अपने सेल्स को खुद खा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये लाइसोसोम का फंक्शन है। समझ में आया। अब खाते कैसे हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। अब ऐसा तो है नहीं इनका माउथ होता है, सेल का माउथ तो होता नहीं है। तो एक्चुअली इनमें जो मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से ये किसी भी सेल को ग्रैब कर लेते हैं, खा लेते हैं, वो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही किसी भी सेल को खा लेते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं बिल्कुल। तो ये लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस सेल पर एक्ट करता है और सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम का आप लोग फंक्शन जानते हो, किसी भी रिएक्शन को वो इंक्रीज़ करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। तो ये एंजाइम क्या है, उस सेल में जो भी केमिकल कंपोनेंट हो उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने का मतलब है उसको ख़त्म कर देगा। समझ में आया। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसकी लाइसोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लाइसोसोम के बारे में बस दो ये इंपॉर्टेंट है, इतना बहुत है। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियानी डी ड्यूव और सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। और क्या निकलता है इसमें, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो किसी भी सेल को डिग्रेड करने में सक्षम होते हैं। ये लाइसोसोम के बारे में। डिस्कवरी किसने की, फंक्शन क्या है, वो हम इंपॉर्टेंट है। अब एनडीए में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एनडीए में क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑर्गेनेली ऑफ सेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, प्लास्टिड। तो आपको लाइसोसोम पर टिक करना है। तो इस तरीके से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। समझ में आया। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट इसमें सेल ऑर्गेनेली आता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। थर्ड इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, ठीक है, डिस्कवर बाय पता है किसी को किसने डिस्कवर किया, हाँ, भूल गए, ठीक है। तो इट वॉज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हंसी नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, जानते, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया था। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है इसको हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल इसको हम बोल देते हैं। अब ब्रेन हम किस चीज़ को बोलते हैं, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कंपनी में आनो, कंपनी में हेड कौन होता है, CEO, तो उसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंपनी। वही तो कंट्रोल कर रहा है उस सारे एम्प्लॉयज़ को जो उसके नीचे बैठे हैं। तो वैसे ही सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो हेड होता है, हेड ऑफ द सेल, जिसको हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब जो ब्रेन होता है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ER है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वैक्यूल है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ दी सेल है। अब जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, खोपड़ी में ये ब्रेन, ठीक है, तुम लोग के में है, अच्छा, तो ब्रेन हेड में होता है। इस ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। कब हमें भूख लगेगी, रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हम मूवमेंट करते हैं वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है, सब ये चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर उसको हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सेल का, क्योंकि ब्रेन है। अब मान लो ब्रेन ही बीमार है तो बॉडी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो सेल का मेन काम होता है न्यूक्लियस को स्वस्थ रखना। ठीक है, हाँ, बाकी के जितने भी सेल हैं, लाइसोसोम हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ईआर है, इनका मेन फंक्शन क्या है, जो हमारा बॉस है, जो हमारा ब्रेन है, उसको स्वस्थ रखना। अगर बॉस खुश तो एम्प्लॉय खुश, ऐसा होता है ना। तो एक आपने अपने कहावत सुनी होगी, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, चाहे भले ही वो गलत हो। सुनिए कि नहीं सुनिए, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो ऐसे ही न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज राइट, जो न्यूक्लियस कहेगा हम वो करेंगे, चाहे भले ही वो गलत हो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गया। फटाफट नोट कर लो इसको, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे, चलो न्यूक्लियस हमने माना ब्रेन ऑफ दी सेल है, लेकिन ये कंट्रोल कैसे करता है? क्या इसके हाथ हैं, पैर हैं? नहीं है, तो कंट्रोल कैसे कर रहा है? साइटोप्लाज्म से। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, नहीं तो बाहर होता है ना। बाहर होता है। मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, सिग्नल भेजता है सर, कैसे भेजेगा सिग्नल? साइटोप्लाज्म के थ्रू। लेकिन सिग्नल भेजने के लिए तो कुछ चाहिए ना, मीडियम। अब यहाँ से आप पोस्ट कैसे भेजते हो? डाकिया लेके जाता है, डाकिया मैसेंजर हुआ कि नहीं हुआ? तो न्यूक्लियस के पास भी कुछ ना कुछ मैसेंजर होना चाहिए। तो इसके पास जो मैसेंजर होता है उसको हम बोल देते हैं डीएनए। जो मैसेंजर होता है वो डीएनए होता है। अगली सेल अगले हम बताएंगे डीएनए का। तो अभी यहाँ पे अब डीएनए की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो न्यूक्लियस जो पूरी बॉडी को सेल को कंट्रोल करता है वो डीएनए की हेल्प से कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आया? तो इट कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ डीएनए। हाँ, लिख लो। तो ये न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ सर गया। आप सर कुछ और सर वो बताइए सर, बढ़िया सी लाइन। डीएनए के बारे में नहीं सर, उसको लिख लें सर, अकेले डीएनए आप। हाँ, लिख लो। द एक्टिविटी ऑफ द सेल इज कंट्रोल बाय डीएनए। ठीक है, तो लिख लेना, न्यूक्लियस हैज डीएनए विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो लिख लो न्यूक्लियस। अब सर लिख लिए पुराना वाला। उसके आगे थोड़ा ऐड कर लो ना, न्यूक्लियस हैज डीएनए। हाँ, न्यूक्लियस हैज डीएनए विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बारे में। अब क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्कवरी और किस नेम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेली का नेम है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज। यस सर। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडीज। सर जी अपेंडिक्स क्या होता है? गोल्गी। हाँ, बता रहा हूँ। तो कहीं कहीं आपको गोल्गी बॉडीज लिखा होगा, कहीं कहीं आपको गोल्गी अपरेटस भी लिखा होगा। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर होता है। अपरेटस का मतलब क्या होता है? मटेरियल्स। पूरा स्ट्रक्चर, मटेरियल। तो गोल्गी बॉडीज जो होता है वो कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं गोल्गी अपरेटस, और इसी को हमने दूसरा नाम दिया है गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, छोटी छोटी बॉडीज़ के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं। और अपरेटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको गोल्गी अपरेटस बोलते हैं ना। केमिस्ट्री लैब में अपरेटस लैब अपरेटस, तो वैसे ही अपरेटस का मतलब यहाँ पे है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, नाम याद है किसी को? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। हाँ सर जी आता हूँ, लेकिन इनके नाम कैमिलो गोल्गी। तो इनके नाम में ही गोल्गी है। तो पहले क्या करते थे साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे वो अपने नाम पे ही उस चीज़ को डिस्कवर करते थे। जैसे उन्होंने कोई भी चीज़ डिस्कवर की तो उन्होंने अपने नाम पे ही उसको डिस्कवर किया। अब इन्होंने गोल्गी बॉडीज डिस्कवर किया तो इन्होंने गोल्गी बॉडी का नाम कैसे दिया? अपने नाम पे। तो कैमिलो गोल्गी नाम था, उसी नाम से इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? गोल्गी बॉडीज, उसको नाम दिया गोल्गी बॉडीज। लेकिन सर इनके नाम मैच भी तो करते हैं अपने यहाँ के नाम सर, शर्मा बॉडीज, तिवारी बॉडीज अच्छे नहीं लगता। ठीक है, हाँ, तो कैमिलो गोल्गी। ठीक है, तो ये डिस्कवर किया, समझ में आया? अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडीज का? तो मेन फंक्शन होता है इसका, मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, फूड मटेरियल लिख लो, पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल। अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझते हैं, अब जैसे मान लो आपको किसी को गिफ्ट करना है कोई भी चीज़, तो आप उसे पैक करके दोगे, अच्छे से रैप करके दोगे। अमेज़ॉन से आपके पास कोई भी पार्सल आता है, कैसे आता है? ऐसे खुला तो आता नहीं है कि वो आपको हाथ में थमा के चला गया, ये लो मोबाइल आपका। अच्छे से रैप करके देता है,
पैक करके देता है, उस पर स्टिकर लगा के देता है, अगर ज़्यादा अच्छा हो तो रिबन भी लगा के देगा, पन्नी चढ़ा के देगा, है तो उसको क्या बोलते हैं, उसने अच्छी पैकिंग करी है बहुत ज़्यादा। तो सेम फंक्शन गोल्गी बॉडीज़ का होता है, सेम फंक्शन। इनका फंक्शन क्या हो, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल। अब क्या है, सेल के अंदर जो भी फूड बनता है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ बनेगी, जो भी फूड मटेरियल बनेगा, उसको उसे भेजना भी होता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज में, ठीक है, भेजना होता है कि नहीं भेजना होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल ऑर्गेनेली सारा कुछ खा लेगा। सेल ऑर्गेनेली क्या बनाते हैं, बता रहा हूँ। मैंने अभी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें बताया था प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फूड है। प्रोटीन कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अकेला कार्बोहाइड्रेट नहीं, सबकी बात कर रहे हैं, सब कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम फूड के फॉर्म में लेते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसके लिए बहुत बड़ी वो होती है स्टडी कि प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, अब हमारे जो सेल है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कौन करता है, राइबोसोम। और राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसको हम बोल देते हैं RER। तो जो प्रोटीन बनता है, अब उसको ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे भेज देंगे बिना कुछ किए, तो क्या करता है, सबसे पहले हमें उस प्रोटीन को पैक करना होता है, क्योंकि उस प्रोटीन को कई जगह जाना होता है। अब जैसे मान लो मेरा लेग है, लेग में प्रोटीन बना और उसे जाना है हैंड तक। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। जिस सेल के अंदर तो आपस में ही बांटेंगे सर इधर, हाँ आपस में बांटेंगे ना, लेग से हेड कितनी सेलें होंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्लड के थ्रू सब कुछ सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी में ब्लड नाम की चीज़ है कि नहीं है? नहीं सर, तो जो भी सेल तो अपने अंदर ही रोटेट करेगी ना खाना सर, कैसे, दूसरी सेल में थोड़ी पहुंचा रही। नहीं पहुँचाते हैं, क्यों नहीं पहुँचाएंगे, क्यों नहीं पहुँचाएंगे। अब जैसे मान लो जो भी हम फूड खाते हैं, अब जो भी हम फूड खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ स्टमक में ही आता है ना, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कि नहीं होता है फूड। तो मतलब स्टोमक की जो सेल है, हाँ वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी कि नहीं करेंगी। फूड हमारा स्टमक में डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जैसे मान लो जो सेल है स्टमक में, वहाँ पे भी गोल्गी बॉडीज हो गए, उन्होंने प्रोटीन बनाया, जो भी फूड हमने खाया उस फूड से उन्होंने प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब वो प्रोटीन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो सर्कुलेट करने से पहले उसको पैक करना पड़ेगा, ऐसा उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ख़राब ना हो जाए रास्ते में। की सेल है, इनमें तो गोल्गी बॉडीज का कोई काम ही नहीं, बेकार है। नहीं होता है, एक्चुअली मैंने बताया प्रोटीन कोई एक तरीके का प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन बहुत तरीके का होता है। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग काम करते हैं। बोन्स जो होती हैं वो एक प्रोटीन से काम करती हैं, ब्रेन में भी प्रोटीन होता है, तो अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो किसी प्रोटीन को कहीं पे नीड होता है, किसी प्रोटीन को कहीं पे नीड होता है। अब जैसे मान लो प्रोटीन, हमें ब्रेन में प्रोटीन की कमी है, तो ब्रेन में प्रोटीन चाहिए, तो स्टमक से ही तो जाएगा प्रोटीन, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उस प्रोटीन को हमें क्या है, पहले पैक करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, वो रास्ते में ख़राब ना हो जाए, गीला ना हो जाए, कोई इसको खा ना ले, ख़राब ना कर दे, तो हमें क्या करना होता है, उसे पैक करना होता है। और पैकेजिंग का काम किसका होता है, पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी बॉडीज़ का। तो ये क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस प्रोटीन को, उस फूड मटेरियल को ये पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद सेल के बाहर भेज देते हैं कि अब आप जाइए उस जगह पे। तो ये गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन होता है। और किसने इसको डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। ये कैमिलो गोल्गी, वो गोल्गी बॉडीज़ की फंक्शन है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा गोल्गी बॉडीज़ नाम का सेल ऑर्गेनेली था। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आफ्टर न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, तो समझ लो आधे से ज़्यादा काम सेल का यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, सबसे इसका मेन काम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि सेल को जहाँ से एनर्जी मिलती है, जहाँ से पावर मिलती है। अब उसमें लाइसोसोम काम कर रहा है, गोल्गी बॉडी काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, न्यूक्लियस भी काम कर रहा है। अब वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन न्यूक्लियस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बता रहा हूँ, तो पूरी सेल की जो एनर्जी का जो पावर हाउस होता है, अब जैसे हमारे सिटीज़ होते हैं ना, सिटी का एक पावर हाउस होता है जहाँ से पूरे सिटी में पावर सप्लाई होती है,
ऐसे ही सेल में भी क्या होता है, एक पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस को हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पास पावर कहाँ से आती है। तो एक्चुअली जो हम सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो रेस्पिरेशन करने का मतलब यही नहीं कि हमने सांस लिया और सांस को छोड़ा। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और उस ऑक्सीजन की हेल्प से ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं इनमें। एक साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल, उसको हम बोल देते हैं क्रेब्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, उसकी हेल्प से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। तो जो भी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और यही एटीपी पूरे सेल में यूटिलाइज होती है। तो हम जो कहते हैं ना हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। और किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको डिस्कवरी किसने की, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवर बाय कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा, हर नाम नहीं दिया गया उन्होंने अपने आप को। ठीक है, कार्ल बेंडा। ठीक है, समझ में आया। एक पॉइंट और, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये और लिख लेना, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके ऊपर दो कवरिंग होगी। कितनी कवरिंग होगी, एक लेयर होगी फिर दूसरी लेयर होगी। तो जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सेल के अंदर देखोगे तो क्या होता है, पहले एक कवरिंग होती है इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसके ऊपर सेकंड कवरिंग आ जाती है इस तरीके से। वो मैंने हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक कलर से दिखाया है। तो इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसीलिए इसको डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। तो कभी कभार एनडीए में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, नेम अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक करना होगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के लिए लिख लो, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट कैन जनरेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और अगर एनडीए में क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको बताना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आ चुका है ना, हाँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में भी कल मैंने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, वैक्यूल अब देखो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी, प्लांट में भी सेल्स ऑर्गेनेली होंगे, एनिमल्स में भी सेल ऑर्गेनेली होंगे। दोनों जगह इनका सेम फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट में जो सेल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो अलग काम करेगा, वो सिमिलर काम करेगा। तो आपको याद रखना है, तो ये कॉमन है दोनों के लिए। वैक्यूल की बात करते हैं, तो वैक्यूल एनिमल में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या बताया था, बड़ा छोटा। हाँ, जो प्लांट होते हैं उसमें जो सिर्फ एक वैक्यूल होता है, वन सेंट्रल वैक्यूल, और जो एनिमल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, फूड का स्टोरेज करता है, वाटर का स्टोरेज करता है सेल के अंदर। ठीक है, नहीं ऑक्सीजन स्टोरेज वो एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा सेल के अंदर 90% कंसंट्रेशन वाटर की होती है, बाकी का 10% और सब्सटेंस होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो वाटर से तो बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो भी हमारी बॉडी में ब्लड है, प्लाज्मा है, ये सब वाटर के कंसंट्रेशन से बनता है। ठीक है, तो वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक टर्म आता है टोनोप्लास्ट करके। एनडीए में इसमें वैक्यूल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोनोप्लास्ट से पूछा जाता है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट कुछ नहीं होता है, वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एनिमल वाले में उसको फूड वैक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टोनोप्लास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। डिस्कवरीज में बहुत कम आती है पूछने के लिए, इसमें टोनोप्लास्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये वैक्यूल के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम।
ठीक है, तो हमने देखा था राइबोसोम के बारे में कि RER पे प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसके मैं आपको बता देता हूँ। राइबोसोम, तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने की है? इसकी डिस्कवरी की है जॉर्ज ई पैलेड नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, जॉर्ज ई पैलेड, लिख लो डिस्कवरी, साइंटिस्ट के नेम जॉर्ज ई पैलेड। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन कहाँ बनता है? वो राइबोसोम पर बनता है। और ये राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। वो राइबोसोम की प्रेजेंस से रफ बनता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। तो RER मत बोल देना उसको। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो आपको बताना है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी प्रेजेंस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? ठीक है, तो राइबोसोम किसने डिस्कवर किया? जॉर्ज ई पैलेड ने। और राइबोसोम क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो राइबोसोम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। बड़ा दिखाया है, बहुत छोटे छोटे हैं। अब इसमें 2 सब यूनिट होती हैं। कितनी सब यूनिट होती हैं? 2 सब यूनिट्स। यूनिट्स आप लोग जानते हो? ठीक है, 2 सब यूनिट होते हैं। एक को हम बोल देते हैं 80S और एक को हम बोल देते हैं 70S यूनिट। ये नाम है, ये यूनिट्स के नेम है। यूनिट मतलब जैसे इसमें एक ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर, एक ये छोटा वाला स्ट्रक्चर, तो इनके नाम है 80S 70S। ठीक है, इसमें 2 सब यूनिट होती है, एक को हम बोलते हैं 80S, एक को हम बोलते हैं 70S। ठीक है, तो 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम ऐसे नेम करके आता है। ठीक है, कैसे आता है? 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। सर आता है क्या? बता, प्रोटीन सिंथेसिस? नहीं, इनसे क्वेश्चन क्या आता है? अभी बता रहा हूँ। तो जो राइबोसोम होते हैं ये 80S टाइप होते हैं और 70S राइबोसोम होते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगे, कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने सुना था, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यस सर, याद है? हाँ, तो जो 80S राइबोसोम है, ठीक है, जो 80S राइबोसोम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। और जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एक ही स्ट्रक्चर नहीं है पूरा? नहीं, अलग अलग। हाँ, ये अलग अलग है। 80S अलग है, 70S अलग है। तो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था आपका, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया था। तो अगर ये जो राइबोसोम है, अगर ये राइबोसोम है, ठीक है, और ये अगर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे 80S राइबोसोम। मतलब कि पूरा एक ही राइबोसोम? ये एक राइबोसोम है, अलग अलग नहीं है। कहीं ऊपर का 80 नीचे का 70? नहीं, मैंने बताया था ये पूरा 80 है, ऐसा बताया था। 170 क्या मतलब? ऊपर वाले का 80। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। तो क्या हुआ? ये जो राइबोसोम है, ठीक है, 80S राइबोसोम है। पीछे कर लेना। ठीक है, सही है। ठीक है। तो राइबोसोम 2 तरीके के होते हैं, 80S सब यूनिट राइबोसोम, 70S सब यूनिट राइबोसोम। जो 80S वाला है वो यूकैरियोट्स में। अंतर क्या होता है सर? बता रहा हूँ, यूनिट का अंतर है ना। प्रोकैरियोट सिंपल है, प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक एडवांस होते हैं, तो इसीलिए उनमें राइबोसोम भी सिंपल और एडवांस है। 70S वाला छोटा राइबोसोम होता है, 80S वाला बड़ा राइबोसोम होता है, वो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो 80S और 70S, तो ये पूरा 80S यूनिट होता है, उसमें 2 सब यूनिट हैं, तो इसीलिए इसको 80S बोल देते हैं। 70S में भी 2 सब यूनिट्स, 2 यूनिट होती हैं, अलग अलग यूनिट होती है, अलग अलग नंबर, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखो अभी, 80S और 70S राइबोसोम। और कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में 80S, प्रोकैरियोट्स में 70S। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में था, जो मेन सेल ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आपका। समझ में आया किसी सबको? डाउट किसी को? किसी को अगर कोई सेल ऑर्गेनेली पूछना है तो पूछ लो, याद से देख लो एक बार। हाँ,
होते बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट, इन्हीं से एनडीए में क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ बताओ। न्यूक्लियस से डीएनए से सेल की कौन कौन सी एक्टिविटी? सारी जितनी भी एक्टिविटी है। सेल का एक फंक्शन क्या होता है? कछु नहीं फंक्शन होते। बस एनर्जी। अच्छा, बस। पानी दूध। अब हमने क्या बताया था? सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? अब जैसे मान लो हार्ट है, हार्ट है, उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो जो हार्ट का फंक्शन हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? सेल्स कर रहे होंगे। तो एक सेल जो होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वो डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सारे फंक्शन किसकी हेल्प से कंट्रोल होते हैं? न्यूक्लियस की हेल्प से कंट्रोल होते हैं, जो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और उसको एनर्जी कौन देता है? उसको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और उसमें जो भी फूड मटेरियल बनता है वो कौन ट्रांसफ़र करता है? गोल्गी बॉडी ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड रहता है। हाँ, एक परिवार मान लो, मिलजुल के काम करते हो। और जो ऑर्गनली हैं वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। और फैमिली का हेड कौन है? न्यूक्लियस। समझ में आ गए? हाँ, दद्दा, ठीक है, गाँव की भाषा में दद्दा बोलते हैं उसको। और दद्दा का अद्दा है माइटोकॉन्ड्रिया। आवाज़ नहीं, सेल ऑर्गनली, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम थोड़ा डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपके एनडीए में डीएनए आरएनए से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में। हाँ, डीएनए और आरएनए। किसी को फुल फॉर्म पता है डीएनए का? क्या होता है? क्या होता है? बड़े कॉन्फिडेंस में बोला तुमने, यस सर। याद है सर। डाई नाइट्रो ऑक्सी। अरे सर नेक लिखो सर। डीऑक्सी। अरे हाँ, सही आ रहे हो। डीएनए एंड आरएनए के बारे में चलो बताते हैं। शांत बैठो, शांत बैठो। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बता रहे डीएनए। सर आप डीएनए लिख दिया सर। क्या? डीएनए सर फिर लिख दिया। तो क्या हो गया? डीएनए, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी हाँ सर सही गए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? कोई बता सकता है किसने डिस्कवरी की डीएनए की? तो डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। किसने डिस्कवरी की? फ्रेडरिक मिशर ने। साइंटिस्ट का नेम है मिस्टर मिस्टर फ्रेडरिक मिशर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, सॉरी स्विस साइंटिस्ट, फ्रेडरिक मिशर। अब बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है? पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ डीएनए, नहीं, पूछा जाता है उनसे कि डीएनए डिस्कवर किसने किया, और वो नाम लिख के आते हैं वॉटसन एंड क्रिक का। हाँ, वो इसीलिए है, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की डिस्कवरी की, डीएनए के बारे में बताया। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यही बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करना। आप लोग देखो ध्यान से, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है। अगर वो ये पूछ रहा है कि हु डिस्कवर डीएनए, ओनली डीएनए, तो आपको लिखना है फ्रेडरिक मिशर। सर ज्यादातर कौन सा पूछते, डीएनए पूछते कि हेलिकल डीएनए? दोनों पूछ लेते हैं, हम सोच रहे थे नहीं तो वो याद भी नहीं करते, तो ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन या फिर ऐसे पूछ लेंगे हु गिव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा वॉटसन एंड क्रिक। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो डीएनए की जो डिस्कवरी है वो फ्रेडरिक मिशर ने की है, ठीक है। किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिस्कवर बाय फ्रेडरिक मिशर। अब ये जो डीएनए होता है, ठीक है, इसमें टोटल, अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, अंदर स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इसमें टोटल 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे।
अब जो डीएनए होता है इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कितने? 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, लिख लो इंपॉर्टेंट है, साइटोसिन एंड थाइमिन, थियामिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो डीएनए को बनाता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? AGCT, इस तरीके से इनके स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड लेटर। ठीक है, तो एनडीए में क्वेश्चन कैसे आएगा? एनडीए में क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन द डीएनए। तो वहां पे आपको हो सकता है नाम मिल जाए, नहीं तो ये भी लिखा हुआ मिलेगा। सारे का नाम मिलेगा? हाँ, सारे का, या चारों में से कोई एक लिखा होगा, बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन में दे दिए, ऐसा नहीं होगा, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, हाँ। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थियामिन प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे स्पेलिंग के फॉर्म में भी आ सकते हैं या एक इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो ATGC करके आ सकता है, उसमें कुछ मिस कर देंगे, इस तरीके से आ सकता है। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए में। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब क्या है, एक साइंटिस्ट इसके बाद और आए, फ्रेडरिक मिशर बता के चले गए कि डीएनए है, ऐसे ऐसे इसमें स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन एंड क्रिक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट आए। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। बच्चे कंफ्यूजन यहीं पे करते हैं, इसको और इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। पूछा जाता है उनसे डीएनए किसने डिस्कवर किया और लिखाते हैं वॉटसन एंड क्रिक, क्योंकि ये बचपन से ही सुना होता है वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। फ्रेडरिक मिशर का नेम कम सुना होता है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग ऐसे कंफ्यूजन, क्वेश्चन में देखो डीएनए पूछ रहा है या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए सुना है। ठीक है, तो अगर डबल हेलिकल पूछेगा तो आपको वॉटसन एंड क्रिक पे टिक करना है। सिर्फ डीएनए के बारे में पूछेगा तो फ्रेडरिक मिशर पे टिक करना है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को समझाया। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, इतना सबको समझ में आया? यस सर। तो इन्होंने क्या बताया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए में? इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया और इन्होंने कहा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा मैं बना रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इस फॉर्म में होता है। अब इसको डबल हेलिकल क्यों बोलते हैं? दो हेलिकल पार्ट। हाँ, इसमें डबल हेलिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो आपस में कॉइल होते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है ना, पास्ता देखा होगा, कॉइल्ड पास्ता आता है, देखा है? इससे घूमने वाला आता है, तो सेम एज इट इज स्ट्रक्चर होता है। तो इसको डबल हेलिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड है, फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड होते हैं, आपस में जॉइंट रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? हेलिक्स फॉर्म में। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। और ये डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, उन्होंने समझाया। ठीक है, तो ये डीएनए के बारे में है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इसमें डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे, ATGC। A फॉर एडेनिन, T फॉर थायामीन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब इन चारों नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है। कैसे बॉन्डिंग होती है? इस तरीके से, जो A होता है वो हमेशा T के साथ में रहता है और G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में C के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। समझ में आया? A हमेशा T के साथ में बॉन्डिंग करेगा, G हमेशा C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कौन सी बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ये होते कहाँ पे हैं? ये होते हैं यहाँ बीच में, इस तरीके से, इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस, और पूरे डीएनए में होते हैं। आपको डीएनए की लेंथ पता है कितनी है? अगर पूरे आपकी बॉडी का डीएनए निकाला जाए तो कितना लेंथ होगा? सर पूरी रात भर जाएगी सर।
3 बार चक्कर लगा लोगे अर्थ के, इतना लेंथ होता है डीएनए का एक ह्यूमन बॉडी में। हाँ, समझ में आ रहा है? इतना डीएनए होता है। तो जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है। तो सर आज भी कहता है कि खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? कैसे होता है? मतलब you can't। चलो बाद में देखेंगे। तो ए हमेशा टी के साथ में बॉन्ड करता है, जी हमेशा सी के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ये इस तरीके से बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीएनए में बॉन्डिंग होती है और ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस में प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी सी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। क्या कॉइल्ड? क्या डीएनए सर? हाँ, डीएनए कॉइल्ड होता है। एक्चुअली क्या है, अब बताओ, इतना बड़ा धागा है, अगर हम उसको समेट के इकट्ठा करके एक डिब्बे में बंद कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है, आपस में गुथा हुआ होता है। अब जैसे मान लो ये एक धागा है, उसकी जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है। अगर हम उसको लंबा लंबा बिछा दें तो काफ़ी जगह स्पेस घेरेगा। अगर उस 100 किलोमीटर के अगर थ्रेड को हम इस तरीके से कॉइल करके एक डिब्बे में बंद करते हैं तो छोटा सा स्पेस होगा। सिमिलर डीएनए होता है, ऐसे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। हर न्यूक्लियस में इतना ही ज़्यादा है, सब में थोड़ा। किस में? नहीं, एक सेल के अंदर जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, टोटल लेंथ इतनी होती है जितनी मैंने बताई, और एक सेल के अंदर लेंथ कितनी होती है वो अभी आपको मिलता है। ठीक है, डीएनए तो समझ में आ गया। ये डीएनए के बारे में। अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। तो डीएनए की डिस्कवरी किसने की? 45 मिनट। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? डीएनए की सर फ्रेडरिक मिशर ने। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने डिस्कवर किया? वाटसन एंड क्रेक। इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को हम बोल देते हैं बी डीएनए, एक नाम से और बोल देते हैं बी डीएनए। डीएनए टोटल 5 टाइप का होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डीएनए वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन से 5 टाइप का होता है? ए, बी, सी, डी, जेड डीएनए। ये 5 टाइप के डीएनए होते हैं। 5 टाइप का डीएनए होता है। उसमें से वाटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए बताया, जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है। फ्रेडरिक मिशर ने सिर्फ डीएनए के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं समझाया। और साइंटिस्टों ने डिस्कवर किए, सब हो गए। तभी तो नाम है आपके सामने। बिना डिस्कवर किए कैसे आ जाएंगे? है ना, ऐसा तो नहीं मैंने ऐसी लिख दी हवा में। सर आपको पता होगा। ठीक है, तो ये डीएनए के बारे में था। अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। फिर हम देखेंगे डीएनए बनता कैसे है। आरएनए और क्या? आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सही कह रहे सर। अब एनडीए की सर बात छोड़ो, आवाज़ नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आवाज़ नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी भी फ्रेडरिक मिशर ने की, सेम साइंटिस्ट। डिस्कवर बाय अब सर इसका डबल हेलिकल मॉडल सर फ्रेडरिक मिशर। हाँ, इन्होंने डिस्कवरी की। आपको पता है डीएनए की डिस्कवरी से पहले आरएनए की डिस्कवरी हुई थी, फिर डीएनए बना है। आरएनए से डीएनए बनता है, ये बात पता है? हाँ, आरएनए से डीएनए बनता है। मुझे तो पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। तो आरएनए जो है उसका फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसकी डिस्कवरी जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें उन्होंने बताया इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल नहीं होता है। उन्होंने बताया था जो डीएनए होता है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उसमें कभी कभार में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल जाता है, तो वो हाँ वो एक्सेप्शन केस है, वो आपको नहीं पढ़ना है अभी। जनरल केसेस में क्या है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बोले तो जैसे डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, इस तरीके से, सिर्फ एक, हाँ इसी फॉर्म में होता है, एक स्ट्रैंड होता है। तो ये डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। किसकी? डिपेंड करता है किस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जैसे डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस थे, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं।
क्या होते हैं 4 नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन से बेसिस थे उसमें डीएनए में? AGTC। हाँ ATGC, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें भी एडेनिन होता है, इसमें भी ग्वानिन होता है, ठीक है, इसमें भी साइटोसिन होती है, लेकिन थायामीन होता है। थायमीन की जगह इसमें यूरासिल होता है, बस इतना अंतर है, थायमीन की जगह यूरासिल होता है। तो डीएनए में भी 4 होते हैं, वहाँ पे ATGC होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, थायमीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। ATCU, सॉरी यू जी AGCU। अब उसमें बॉन्डिंग कैसे थी, A हमेशा T के साथ में और G हमेशा C के साथ में, सिमिलर इसमें होगा, T की जगह U आ गया है ना, तो बॉन्डिंग कैसे होगी, A डबल बॉन्ड U G ट्रिपल बॉन्ड C। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे U क्यों है, T क्यों नहीं है, पूछ सकते हो आप लोग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का। अच्छा आपको पता है डीएनए ज़्यादा स्टेबल है कि आरएनए ज़्यादा स्टेबल है? डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए में कोई भी चेंज होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, डीएनए में चेंज आने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यस सर। ठीक है, तो डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो थायमीन की वजह से आती है, और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का कि इसमें यूरासिल क्यों है, इसमें थायमीन क्यों है। समझ में आया? यस सर। ये आरएनए का कॉन्सेप्ट है। बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? बैठो, हो गया 7 मिनट और रुको। तो ये डीएनए और आरएनए का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? अब हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। कर ले नहीं सर डीएनए सर टाइम लगेगा सर बनने में। चलो ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। थैंक यू, फिर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।